नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और कानून देखना है, एक उपाख्यान के जो है जरिए, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1927 1927। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में भले ही यह ब्रिटिश कालीन है, मगर आज दिन तक यही कानून भारत में चल रहा है। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए जो समय के अनुकूल, समय के जो है ज़रूरत के हिसाब से हमने इसमें संशोधन करे हैं, मगर फिर भी हम लोग एक कॉलोनियल जो कानून है उसका ही उपयोग कर रहे हैं। प्लस जैसे आपको मालूम है कि यह ग्रोथ मोड के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यह विशेष श्रृंखला के तहत जो महत्वपूर्ण कानून होते हैं, जिनके आज के इस भारत निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उनका यहाँ अध्ययन होता है। आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो ये सारी श्रृंखला हम लोग अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। साथ ही यह बुक के आधारित यह हमारी पूरी श्रृंखला है। जैसे आपको मालूम है कि ये बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड बुक है सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्रों के लिए, एवं जो न्याय संबंधी जो परीक्षा है, जो लीगल एग्जाम्स है, उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं यहाँ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत हमें चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। मैं इसको बेस के रूप में लेकर आपके सामने एक एनालिसिस रखने का प्रयास करता हूँ, एक एग्जाम ओरिएंटेड, एक 360 डिग्री जो है व्यू वाला हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं। इस भाग का इस पुस्तिका का भाग 11वां शुरू हुआ है, ठीक है। और जैसे यहाँ लिखा है कि द एक्ट्स इन पार्ट 11 डील्स विथ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावरण एवं भारतीय जैव विविधता को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि तभी पर्यावरण जो है वो बचेगा, एनवायरमेंट बचेगा। तो ऐसे सारे यहाँ कानून हमें देखने हैं, जिनमें आज सबसे प्रथम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यह कॉलोनियल है। इसके पहले भी 2 कानून थे, और दरअसल यह कानून को पूर्व के जो अलग अलग बिखरे पड़े कानून थे, वन संबंधी, जंगल संबंधी, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको सम्मिलित करने के लिए यह कानून लाया गया था। साथ ही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो वन उत्पाद है, जो कि अपना आप में मानव के लिए बहुत ही आर्थिक रूप से फायदेमंद है, तो उसको भी कैसे जो है लीगली, वैध रूप से उसको ट्रांजिट किया जाए, उसके लिए भी यहाँ इस कानून ने प्रोसीजर प्रस्तावित की। एवं कौन सी चीज़ें आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में गिन सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो यानी लीगल है या कौन सी इलीगल है, ये भी यहाँ डिस्टिंक्शन इस पर्टिकुलर कानून ने, इस पर्टिकुलर एक्ट ने दिया। तो अपने आप में परीक्षा संबंधी एवं जानकारी दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब शुरू करेंगे। जैसे आपको मालूम है, सेम मॉडल्स ऑपरेंडी है हमारी, जिनके तहत चीज़ों को हम लोग यहाँ देखते हैं, और इंट्रोडक्शन, फिर बाद में इसके बैकग्राउंड के तले जाते हैं कि कैसे यह कानून ने आज का रूप लिया, या आज के कानून ने यह रूप लिया। फिर इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं, प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हैं, अगर कोई संशोधन हुआ है तो उसकी जो है चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं अगर कोई महत्वपूर्ण संशोधन है तो, और अंततः हम लोग इसकी आलोचना एवं इसके पक्ष के बारे में, यानी कि इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। अब इंट्रोडक्शन से बात शुरू करनी है। 3 चीज़ों को माइंड मैप की मदद से देखना है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज अ मेजर बैकबोन लेजिस्लेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन द कंट्री, ठीक है। यानी कि वन प्रबंधन के लिए, जंगल प्रबंधन के लिए, जंगल प्रशासन के लिए यह कानून बहुत ही अच्छा है, और पूर्ण रूप से जो है एक प्रकार से कह लीजिए कि व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और बैकबोन है। Act laid down the procedure for categorization and governance of the forest and regulates the transit and trade of forest produce. Yes, 2 चीजें करी। एक तो कैटेगराइजेशन किया, 1927 एक्ट, एक तो यहाँ कैटेगराइजेशन किया, ऑफ फॉरेस्ट, और दूसरा यहाँ जो फॉरेस्ट उत्पाद है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसकी सप्लाई को रेगुलेट किया, ठीक है। तो ये 2 मुख्य इसके उद्देश्य थे, जिसका जिक्र मैंने किया, और यही सारी चीजें इस कानून ने प्रस्तावित की। एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट, यह कानून भारत के सारे राज्यों में और सारे केंद्र शासित प्रदेशों में आज लागू है। फिर बैकग्राउंड की बात, कैसे यह कानून, आज का जो कानून है वो बना,
जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व के कानून थे, दोनों ही ब्रिटिश कालीन थे, ब्रिटिशरों के द्वारा ही बनाए गए थे। एक था 1865 का और एक था 1878 का, यानी कि दोनों ही 19वीं शताब्दी के जो है अंत भाग में बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में। ठीक है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। एक का उद्देश्य था कि ब्रिटिशरों को जो फायदा मिलना चाहिए भारत के फॉरेस्ट से वो मिलता रहे, एक उसके लिए था, और दूसरा जो था वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है उनके हितों की रक्षा करने के लिए था। ठीक है, और यहाँ 1927 का फिर बाद में एक और कानून आया जिसने इन दोनों की जो बातें हैं, इन दोनों के जो प्रावधान है उनको जो है अपने में ले लिया और अन्य भी सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा। और 1927 का जो एक्ट है वो तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रायर टू द एक्ट ऑफ 1927 देयर वर वेरी फ्यू प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री। ठीक है, जो आज हम लोग नेशनल पार्क और सेंचुरीज देख रहे हैं, एक एक राज्य में लगभग 10 जो है सेंचुरीज तक या 10 नेशनल पार्क तक हमने देखे हैं। तो इसका कारण यही है कि 1927 के इस एक्ट ने जो पूरा फॉरेस्ट था उसका कैटेगराइजेशन किया। ठीक है, गवर्नेंस के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, एंड दिस इज द रीज़न कि उसने एक प्रकार से जो पब्लिक कॉन्साइंस है उसे भी जनरेट करने में मदद की। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण कानून है। अब बैकग्राउंड देखेंगे, शुरुआती एक्ट क्या थे और आज का एक्ट जो है वो कैसे बना। कुछ बिंदु है जिनके तहत हम देखते चलेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 was enacted to extend the colonial claims over forest region owing to growing need to timber. Yes, क्योंकि औद्योगिक जो क्रांति है वो ब्रिटेन में चल रही है। जैसे हमने अगर हम जो है पूरे विश्व की हिस्ट्री देखें, पूरे विश्व का इतिहास देखें, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही यूरोप से हुई थी। यूरोप में भी स्पेसिफिकली ब्रिटेन से। तो वहाँ औद्योगिक क्रांति चल रही थी, वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, जो है मशीन्स जो है वो बन रहे थे। तो उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, एंड विच वॉज टिम्बर। यानी टिम्बर काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स में से एक था मगर महत्वपूर्ण था। अब भारतीय जंगल जो है वो अपने आप में विशाल है और भारतीय जंगल के जो टिम्बर्स है उनके ऊपर इनका हक जमा रहा है। फॉर दैट रीजन्स दे enacted the Forest Act of 1865. By Indian Forest Act 1878, the rights of the traditional communities over the forest were appropriated. Yes. फिर उनको लगा कि भाई ये तो अपने आप में एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट है, भारत के ऊपर हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, भारत के लोगों के ऊपर, वहाँ की जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है जो कि पीढ़ियों से जंगल में ही रह रही है और जंगली उत्पाद के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो आर्थिक कह लीजिए, चाहे वो शारीरिक कह लीजिए। ठीक है, तो उनको यहाँ कुछ अपने अधिकार जो है वो प्राप्त हुए 1870 एक्ट के कानून से। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 केम टू कंसोलिडेट द प्रीवियस फॉरेस्ट लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड अ डेफिनेट फ्रेमवर्क टू एस्टैब्लिश फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। यस, यहाँ अब 1927 का एक्ट आया क्योंकि समय बदल गया था, मॉडर्न एक्ट आया क्योंकि मॉडर्न समय था 1865, फिर 1878 और फिर बाद में 1927। ठीक है, तो यहाँ एक फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ 1927 के इस कानून ने की, जो यहाँ पूर्व के कानून में कोई ऐसा प्रावधान मौजूद नहीं था। कोई ऐसी मशीनरी डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, ना तो मशीनरी मौजूद थी। मगर जो ब्रिटिश प्रशासन था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड एज अ नेशनल रेपोजिटरी, यानी कि संग्रहालय कह लीजिए या कोष कह लीजिए, कोष या संग्रहालय। एंड मोर इंपोर्टेंस वाज गिवन टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। जब हम आज़ाद हुए तो यह एक पब्लिक कॉन्सेंस था, यह एक विचारधारा थी कि भाई भारत के जो जंगल है, जो जंगल संसाधन है, वन संसाधन, वो अपने आप में एक प्रकार से आर्थिक संसाधन के कोष है, उनके भंडार है या उनके संग्रहालय है, यानी कि नेशनल रेपोजिटरी। तो वो एक राष्ट्रीय मिल्कत हुई और उन्हें जो है बचाना होगा, उन्हें कंजर्व करना होगा। सो दिस वाज द ओवरऑल आइडियोलॉजी विच वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। फिर उसके पश्चात hence the Indian Forest Act 1927 continued to be the main legislation for the management and forest
मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस विथ सम नेसेसरी अमेंडमेंट। यस, तो यहाँ भारत के लिए मुख्य रूप से वन क्षेत्र में वन संबंधी अगर कोई कानून की बात करें तो वो 1927 का है, भले ही अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, मगर भारत के लिए इतना अनुकूल था कि इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ आज दिन तक यह कानून जो है वो भारत में प्रवर्तमान है, चल रहा है। सो दिस वॉज द होल बैकग्राउंड। अब हमें यहाँ से इस कानून के कुछ उद्देश्यों को एवं इसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करनी है। उद्देश्यों की बात करें तो 3 बिंदु है यहाँ दिए गए हैं जिनके तहत कहा गया है टू क्लासिफाई फॉरेस्ट एंड टू स्टिपुलेट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, टू क्लासिफाई फॉरेस्ट, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जितना अहम मुद्दा पूरी फॉरेस्ट डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का है, उतना ही अहम मुद्दा यहाँ क्लासिफाई फॉरेस्ट को करना है, क्योंकि आज दिन तक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वाज नॉट डन। ठीक है, जहाँ तक भारत का सवाल है तो सबसे प्रथम तो क्लासिफाई करने की बात की गई एंड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, फॉरेस्ट अमलदारशाही, टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड टू लेवी ड्यूटीज ऑन टिम्बर एंड अदर लेविबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जंगल संसाधन होते हैं, जो वन संसाधन होते हैं, उनमें से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव को या किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से फायदा करे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे संसाधनों की सूची है, वे लीगल है, उनका ट्रेड करना, जंगल में से उनको कलेक्ट करना वो लीगल है, और यह पूरा कानून उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल टिम्बर, चाहे कह लीजिए हनी। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मगर ये 2 कुछ मुख्य एग्जांपल की बात करें तो फिर टू डिफाइन द वेरियस फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम्स एंड रिस्पेक्टिव पेनल्टीज। यस, तो यह एक प्रकार का एनफोर्सिंग नेचर का है। ये मात्र क्लासिफिकेशन और जो कॉमर्शियल प्रोसीजर है वहां तक सीमित नहीं है, मगर यहाँ फॉरेस्ट क्राइम को आइडेंटिफाई भी किया गया है, वन संबंधी जो गुनाह होते हैं उनको, और उनके लिए जो है एक दंड भी घोषित किया है इस कानून ने। ठीक है, तो अपने आप में यह व्यापक है। ये बात रही इसके उद्देश्यों की। अब यहाँ से मुख्य प्रावधान देखने हैं, अलग अलग बिंदुओं के तहत हम प्रावधान देखेंगे जिनमें कुछ व्याख्याएं होंगी, अन्यथा इस कानून के द्वारा जो कोई ऐसी कोई बॉडी का गठन किया होगा तो वो बातें होगी, और अन्य काफ़ी सारी माहितियाँ होगी। सबसे प्रथम बिंदु में व्याख्या है रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, यानी कि आरक्षित वन, आरक्षित जंगल। द स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी लैंड इन इट्स ऑनरशिप एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट बाय नोटिफिकेशन। यस, इस कानून ने राज्य सरकारों को यह सत्ता दी है कि राज्य सरकारें अपनी मालिकी की कोई भी जमीन को मात्र एक अधिसूचना से आरक्षित जो है वन क्षेत्र घोषित कर सकेगी। दे कैन अनाउंस इट। It can also appoint forest settlement officer to look into the matters related to the extent of the rights of the people inhabiting in this land। और अगर कोई भी घोषित क्षेत्र है, समझ लीजिए कोई भी राज्य सरकार ने एक घोषित क्षेत्र जिसका नाम है X, उसको आरक्षित क्षेत्र नोटिफाई कर दिया, अधिसूचित कर दिया, मगर यहाँ कुछ लोग जो है वो काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, तो डिस्प्यूट होगा, स्वाभाविक है। तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ये भी अधिकार दिया गया है कि वे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को नियुक्त करें, जो कि इन प्रश्नों में या इस समस्या में समाधान की जो है कोशिश करेगा, समाधान का प्रयत्न करेगा। ये पहला मुद्दा रहा। दूसरे बिंदु में विलेज फॉरेस्ट। व्हाट आर विलेज फॉरेस्ट? द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन द लैंड ऑफ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट और एनी लैंड इन इट्स ऑनरशिप ऑन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन टू द विलेज कम्युनिटी फॉर द कंजर्वेशन पर्पस। यस, तो एक प्रकार की लीज है। ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट and villagers, government and villagers, this is a type of a contract टेनेंसी कह लीजिए, कि सरकार जो है वो कोई भी अपनी मालिकी की ज़मीन या कोई भी ऐसा आरक्षित जंगल हो उसकी ज़मीन निश्चित समय तक, निश्चित सीमा तक जो है कोई भी विलेजेस को दे सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को संरक्षित रखने के लिए। Third one, protected forest, Rakshit forest. The state government can declare any forest land or wasteland in its ownership and which is not a part of a reserved forest as a protected forest. Yes. देखिए यहाँ विलेज फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी हो सकता है, मगर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट नहीं हो सकता। वो दोनों अलग ही चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि ये राइट, ये पावर भी राज्य सरकार
ही मिला है वो अधिसूचना से कोई भी ऐसा बिन आरक्षित क्षेत्र यानी कि अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट जो कि सरकार की अपनी मालिकी की जमीन में हो, तो वो उन्हें जो है एक रक्षित जंगल या रक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर सकेंगे. It can reserve trees, close a portion in such a forest and prohibit certain activities like quarrying of stone, burning of lime or charcoal, hurdling cattle and clearing for cultivation in the protected area. Yes, तो यहाँ कोई भी ऐसे एरिया को प्रोटेक्टेड माना जा सकता है, सरकार अधिसूचना से प्रोटेक्टेड घोषित कर सकती है. और अगर एक बार प्रोटेक्टेड घोषित हो गया तो इन दैट केस दिस ऑल एक्टिविटीज विल बी प्रोहिबिटेड लाइक क्वेरिंग ऑफ स्टोन, या आप कह लीजिए बर्निंग ऑफ लाइम, या कटलिंग ए हर्ड एंड क्लियरिंग फॉर कल्टीवेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ प्रतिबंधित की जाएगी. द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर कटिंग ट्री, ग्रांट लाइसेंस फॉर कटिंग एंड यूजिंग द ट्री, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन दिस forest. It can also regulate the activity like hunting, shooting, fire causing activity, the transit of forest produce, etc. ठीक है, तो एक बार अगर कोई भी क्षेत्र रक्षित जाहिर हो जाए, रक्षित वन जाहिर हो जाए, then the whole power is in state government या is with state government. राज्य सरकार वहाँ सारी चीजें अगर वे चाहे तो प्रतिबंधित कर सकते हैं और वे चाहे तो रेगुलेट भी कर सकते हैं. अब चौथे बिंदु में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस, यानी कि कुछ विशेष कारण के लिए, कुछ विशेष कारण हेतु जंगलों की रक्षा. द स्टेट गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑन एनी फॉरेस्ट और वेस्टलैंड फॉर द रीजन लाइक स्टॉर्म फ्लडिंग, रोलिंग स्टोन, सॉइल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ प्रिजर्वेशन. यस, अगर कोई ऐसी भौगोलिक जो है कोई विषमता है, कोई विषमता वाला क्षेत्र है, तो यहाँ उस भौगोलिक विषमता के कारणवश कोई भी राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को जो है एक प्रकार से एक विशेष कारण के लिए प्रोटेक्टेड या रक्षित जाहिर कर सकती है. इट कैन डायरेक्ट टू प्लेस द फॉरेस्ट और लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर इफ डीम्ड नेसेसरी एंड ऑल्सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लैंड ओनर. यस, तो यहाँ कुछ प्रोसीजरल माहितियाँ भी दी गई है कि फिर आगे फर्दर राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है. राज्य सरकार जो है उसके ऑफिसर को वहाँ नियुक्त कर सकती है उस पूरी जगह को देखने के लिए, उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से प्रशासन करने के लिए, या तो सुओ मोटो यानी कि विवेक बुद्धि से कर सकती है, या तो कोई भी लैंड ओनर अगर बताए राज्य सरकार को जो है विनती करे, तो इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट कैन डू. फिर पांचवा बिंदु कहता है पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. क्योंकि टिम्बर इज ए मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो सरकार की एक कंसिडरेबल इनकम है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाइज द ड्यूटी ऑन द टिम्बर एंड स्टेट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. आई एम सॉरी, ठीक है, यहाँ यह पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है कर लगाने का. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी टिम्बर के ऊपर यानी कि लकड़ी के ऊपर. फिर छठे बिंदु में पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की गई है कि भाई अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लीगल है और आपको उसका ट्रांजिट करना है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो नीति नियमों का जो है नीति नियम जो बनाए गए हैं, उनका अनुपालन होना ज़रूरी है. और वो सारे पावर्स जो है वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं. वे अपने अनुकूल, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने राज्य के तहत कानून जो है या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना सकते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट इज द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय लैंड और वाटर. हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules to prescribe the route by which alone timber or other forest produce may be imported, exported or moved into or from the territory to which the act extends across any custom frontier. Yes, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कस्टम फ्रंटियर होंगे वहाँ केंद्र सरकार हरकत में आ जाएगी, और जहाँ कस्टम फ्रंटियर नहीं है वहाँ यह सारा मुद्दा जो है वो राज्य सरकार को दिया हुआ है. यह सारी शक्ति या ताकतें जो है वो राज्य सरकार को दी गई है. मगर अगर कहीं पर भी कस्टम जो है एरिया आ गया यानी कि इंटरनेशनल जो है बॉर्डर आ गई, तो इन दैट केस वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचना मिली है, जो अधिसूचित नियम है, उनका पालन किया जाएगा. फिर द ब्रेच ऑफ दिस ऑफेंस माइट कॉज द पेनल्टी अप टू ₹500 एंड 6 month जेल टर्म. यस, तो इसकी जो है अवहेलना या इसका उल्लंघन अपने आप में एक प्रकार से गुनाह है और सजा को निमंत्रित करता है. अब सातवें बिंदु पर राइट ऑन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिम्बर की बात की गई है. ऑल टिम्बर फाउंड अड्रिफ्ट, बीच्ड, स्ट्रैंडेड एंड संक एंड ऑल वुड और टिम्बर बेरिंग मार्क्स विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑन विच द मार्क हैज बीन
obliterated, altered, or defaced by fine or otherwise, or unmarked timber shall be deemed to be the property of government unless and until any person establishes his right. ठीक है, तो यहाँ जो टिम्बर, जो लकड़ी गवर्नमेंट के मालिकी की है, गवर्नमेंट के द्वारा जो जिसको रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है, वो सारी लकड़ियों के ऊपर मार्क होंगे, एक निश्चित मार्क होंगे जो सरकार के द्वारा तय किए होंगे। अगर वे लकड़ी नहीं है, यानी कि जो ट्रांजिट का रूट है उसमें आपको वो मार्क्स की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, क्योंकि दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। और वो लकड़ी के ऊपर मार्क होंगे, वे तय करेंगे कि भाई आप जो लकड़ी ले जा रहे हैं ये अवैध नहीं है मगर वैध ही है, सरकार की मालिकी की है। दूसरी भाषा में बोलूँ तो 2 नंबर का जो माल होता है वो नहीं है, मगर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड जो है गुड्स एंड आप कह सकते हो कि थिंग्स। तो ये यहाँ एक व्यवस्था दी गई है जिसका जिक्र इस कानून के 7वां बिंदु में है। अब 8वां बिंदु पेनल्टीज फॉर द ऑफेंसेस की बात करता है। जो इस कानून के द्वारा निर्धारित किए हुए गुनाह हैं, उन गुनाहों को कौन कौन सी किस्म की सजा मिलेगी वो यहाँ तय इस बिंदु में हुआ है। व्हेन द फॉरेस्ट ऑफेंस इज कमिटेड इन रिस्पेक्ट टू एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, such produce together with all tool, boat, cart and cattle used in committing any such offense may be seized by the forest officer or a police officer. Yes, अगर वन उत्पादन संबंधी कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम में व्यक्तियों को तो हिरासत में लिया ही जाएगा, मगर उसमें जो कोई भी चीज़ें, व्हीकल्स, जो कुछ भी यूज हुआ है उन सारी चीज़ों को फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर सीज कर सकते हैं। दे कैन कन्फेसिकेट। हाउएवर द फॉरेस्ट ऑफिशियल विल बी पेनलाइज्ड फॉर द रॉन्गफुल सीजर। मगर यहाँ एक बात है कि अगर रॉन्गफुल सीजर हुआ तो यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर को भी सजा के प्रावधान है। देयर इज अ पेनल्टी ऑफ अप टू 2 years with or without fine for the offense of counterfeiting the mark on the trees and for altering the boundary marks of the forest. Yes, तो यहाँ जो मार्किंग सिस्टम सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लीगली ट्रांसिट करने की, अगर उसमें कोई अल्टरेशन किया गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या अगर जंगलों की सीमा में कोई बदलाव किया गया, तो इन दैट केस उनको 2 वर्ष की सजा हो सकती है विथ और विदाउट फाइन। द फॉरेस्ट ऑफिसर कैन अरेस्ट ए सस्पेक्ट विदाउट अ वारंट। यस, अगर फॉरेस्ट ऑफिसर हरकत में आ जाए तो वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कि शंकाशील व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं। उन्हें कोई वारंट की, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पेनल्टीज की बात रही और उनके पावर्स की बात रही। अब पावर्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर में एक बिंदु और है जो कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट सर्टेन पावर्स इन द फॉरेस्ट ऑफिसर लाइक सर्वे, मैप ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, इश्यू ऑफ सर्च वारंट, होल्ड एन इंक्वायरी इनटू फॉरेस्ट ऑफेंस एंड रिकॉर्ड एविडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर के जो है फॉरेस्ट ऑफिसर की सत्ता में है। एंड फर्दर इट इज एलोकेटेड टू लोअर हायरार्की बाय फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, उन्हें जो सत्ता मिली है वो उनके जो निम्न स्तरीय जो अधिकारी है, ठीक है, उनमें यह सारी सत्ताएं एक एक करके पास ऑन होंगी और इस तरीके से पूरा नेटवर्क जो है वो बनता है। अब 10वां बिंदु कहता है कि सर्टन पर्सन्स बाउंड टू असिस्ट फॉरेस्ट अथॉरिटीज। It is mandatory for certain person who are stakeholders in the forest produce or people in the nearby locality to inform the forest authority about the forest offense or fire incidents he knows about and take necessary step to prevent them. Yes, this is the obligation. ठीक है, for various stakeholders जो कि जंगलों के करीब रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, या किसी भी जो है रूप में, किसी भी प्रत्यक्ष रूप से जंगलों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर यह एक कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व है कि इन दैट केस अगर जंगल कोई भी जो है वन में, कोई भी जंगल में क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, तो उसकी खबर जो है वो रिस्पेक्टेड अधिकारी को दे। आग अगर लगी है, ठीक है, जिसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं, बहुत ही भयानक डिजास्टर है, तो अगर उसका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में जो है तंत्र को खबर करें। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस है जो कि इन स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं। फेलिंग टू विच में बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। यस, और भले ही यह कोई जो है जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी अगर यहाँ ब्रेच हुआ, आपके दायित्व में ब्रेच हुआ, अगर आप केयरलेस पाए गए, ठीक है, तो यहाँ इस कानून के तहत सजा का प्रावधान है, सजा हो सकती है। तो ये सारे कुछ मूलभूत प्रावधान थे जो कि भारतीय वन व्यवस्था को, उसके प्रबंधन को, उसके वर्गीकरण को एवं जो वन उत्पाद है उसके रेगुलेशन को, उसके नियंत्रण को यहाँ वेग देती है। अब अमेंडमेंट की बारी है इस ही कानून के
तो एक ही महत्वपूर्ण इसमें संशोधन सुधार आया जो कि 1928 में आया था, एंड इट वाज टू एक्सक्लूड बाम्बू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्योंकि अगर बाम्बू रहा, ठीक है, वृक्ष की परिभाषा में, तो उसको काटा नहीं जाएगा, उसको काटना एक गुनाह बनेगा अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इस हिसाब से वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो आदिवासी है, जंगल के मूल निवासी है, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके प्रोस्पेरिटी के लिए यहाँ यह बाम्बुओं को हटा दिया गया ताकि वे बाम्बू को काट सके और उस उत्पाद से पैसे कमा सके। Claiming it would improve the earnings of tribal and dwellers living around the forest. In recent past, a new draft bill was prepared and published by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to repeal 1927 law. Yes, तो यहाँ इस मंत्रालय के द्वारा, वन मंत्रालय जो है वो अब हरकत में आ गया है और उसने एक नया बिल तैयार किया है, और ये नया बिल अपने आप में 1927 के लॉ को रिपील करेगा, यानी कि उसे रद्द कर देगा, उसकी जगह एक नया लॉ आ जाएगा। ड्राफ्ट इंक्रीज द फोकस ऑन कंजर्वेशन, एनरिचमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, क्योंकि ये ज़रूरी है आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के समय में। ग्लोबल वार्मिंग का जो भय है वो आज पूरे विश्व के ऊपर है, तो ऐसे में जो विकास होना चाहिए वो टिकाऊ होना चाहिए, सतत होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और जैसे मैं मालूम है कि यूनाइटेड नेशन भी कब का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ घूम गया है, मगर उसके जो मेंबर नेशंस है, इंक्लूडिंग डेवलपिंग एंड सम एडवांस्ड इकोनॉमीज, वे अभी भी घूम नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आज भी चाइना, अमेरिका, रशिया जैसे जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, वे बिगेस्ट पोल्यूटर बनकर हमारे सामने उभर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़रूरी है, और इसी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए यह कानून भारत के ऐसे ज़रूरी है। जैसे जैसे आगे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, इस भाग के तहत काफ़ी सारे ऐसे कानून आएंगे जो कि पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल करने की बात करते हो, जिनमें एयर है, वाटर है, ठीक है। जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि मात्र और मात्र पर्यावरण के प्रश्नों को, मात्र और मात्र प्रदूषण के प्रश्नों को ही सुनने के लिए एक अलग जुडिशियल सेटअप बनाया गया है, ताकि हमारी मेन स्ट्रीम जुडिशरी है वो अपने आप जो अपनी दिशा में काम करे, और ये पर्यावरण संबंधी जो कोई मामले हैं वो यहाँ एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में चलते रहे। तो ये सारे ऐसे कदम है जो कि भारत के द्वारा उठाए गए थे। इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, यस, क्योंकि कैटेगराइजेशन किया तो काफ़ी सारी कैटेगरीज वन की या जंगल की जो है वो सामने आई। ऑल्सो हैड लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि एक न्यायिक परिभाषा भी यहाँ दी गई है वन के बारे में, जंगल के बारे में। ड्राफ्ट ऑल्सो कंसेप्चुलाइज्ड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। मगर मीनवाइल यह ड्राफ्ट जब जो है लाना था लोकसभा में, तब चुनाव आ गए और उसके बदौलत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग रह गई। मगर आज इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष यह नया कानून आना तय है, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट और भविष्य के कानून के बारे में कुछ चर्चा थी। अब यहाँ इसकी आलोचना के कुछ बिंदु देखने हैं, कुछ महत्व के देखने हैं। शुरू आलोचना से करेंगे, जिनमें कहा गया है कि सेक्शन of forest activist, one section of forest activist claims that the act is outdated and also demand for more rights of forest communities. Yes, एक आज जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों के एक समूह को लगता है कि आज का जो कानून है वो अब पुराना हो गया है। आज के इस समय के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के युग के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। एक्ट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड फॉर क्लियर डेफिनेशन। यस, अभी भी जो कुछ एक्सपर्ट्स, जो कुछ विद्वान हैं, उन्हें लगता है कि कानून में स्पष्ट रूप से जो परिभाषाएं है उनकी चर्चा नहीं की गई है। सम एक्सपर्ट्स डिमांड फॉर अमेंडमेंट इन एक्ट फॉर द जुडिशियल यूज ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट हार्मिंग इकोसिस्टम। यस, और वहाँ एक विद्वानों का समूह ये भी है कि ये बताता है कि भाई फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं वे यूज़ करने के लिए ही होते हैं, तो उन्हें इकोनॉमिकली अच्छी तरीके से सस्टेनेबली यूज़ करने में कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दिक्कत रहित बात है। तो यहाँ फॉरेस्ट का उपयोग, कॉमर्शियल उपयोग बढ़ाने की भी बात आ रही है, जो यहाँ इस कानून के द्वारा डिनाई की जा रही है, और इसीलिए ये यहाँ आलोचना के आज भाग है। ऑन द अदर हैंड ये कानून इम्पोर्टेंट भी रहा, क्योंकि भारत फिर जो है, भारत में जंगल संसाधन बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे हमें मालूम है कि वायु प्रदूषण को टैकल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसे कंट्रोल में या उसे कम करने के लिए ट्रीज जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इनफैक्ट
पूरे एनवायरनमेंट के लिए ट्रीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसून के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यहाँ जंगल जो है वो सुरक्षित संरक्षित होने चाहिए, ठीक है। फिर भी भारत में अगर ओवरऑल भारत का सिनेरियो देखें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि कुल एरिया के 33% एरिया में जंगल होना चाहिए, कुल विस्तार में, ठीक है। मगर यहाँ भारत में मात्र और मात्र वो 23%, 22-23% के आसपास ही है, जो 33 होने चाहिए। और कुछ कुछ राज्यों में तो 10% के नीचे है, जिनमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ मात्र और मात्र 9% ही जंगल या वन संसाधन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो 2 बिंदु। सबसे प्रथम, एक्ट हैज बीन प्रूवन इफेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, ए डेडिकेटेड मैकेनिज्म, ए डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन विच विल सोलली लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, ठीक है। तो ये एक अपने आप में इस कानून का सबसे पहला महत्व का बिंदु। दूसरा बिंदु कहता है ऑल्सो सक्सेसफुली अलाउड चेकिंग फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम्स। एंड जैसे हमने देखा कि यहाँ प्रोविजंस, पेनल्टीज की बात की गई है, प्रोविजंस में क्राइम्स की बात की गई है। तो यहाँ इस कानून ने सक्सेसफुली फॉरेस्ट क्राइम रेट को भी नीचे लाने में एक अच्छा अभिनय दिया। तो यहाँ कुल मिलाकर फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलोनियल रूल है, जो कि आज भी चल रहा है और अच्छी तरीके से भारत में वन संबंधी प्रबंधन को वेग दे रहा है। तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर अगले लेक्चर में, इसी श्रृंखला के। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारी वेबसाइट growthmounteducation.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप एग्जाम रिलेटेड रिसोर्सेज पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स है, यू कैन मेक नोट एज वेल एज यू कैन डाउनलोड PDF फ्रॉम देयर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।